अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह। आज का आगाज करेंगे एक अच्छी बात के साथ। हमेशा की तरह जिंदगी आसान नहीं होती, उसको आसान बनाया जाता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। जब तक आप सब्र का दामन थामे रखेंगे और हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, यकीन जानिए आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, जो आपकी ख्वाहिशात हैं। ये तो थी जनाब आज की अच्छी बात और प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। मौसम जो है वो आज थोड़ा सा चेंज इस तरह हुआ कि जब सुबह जो थी वो धुंध दोबारा से शुरू हो गई थी और लग रहा था कि मौसम जो है वो फिर से शायद ठंडा हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मौसम की सूरत हाल ये है कि धूप निकलना शुरू हो गई है और धुंध की वजह से जो एक गलत फहमी या खुशफहमी पाली हुई थी वो ख़त्म हो गई है। देख लेते हैं आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा। सुबह 9 बजे 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था और विंड स्पीड 6 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा था, 80% ह्यूमिडिटी लेवल था। बात कर लेते हैं 12 बजे मौसम कैसा होगा। गर्मी शुरू हो चुकी है और थोड़ा सा जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है और विंड स्पीड 11 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी और ह्यूमिडिटी लेवल 12 बजे 46% रिकॉर्ड किया गया है। 3 बजे देख लेते हैं। 3 बजे मजीद मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और विंड स्पीड चलेगी 13 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। ह्यूमिडिटी लेवल 43% हो जाएगा। शाम की बात कर लेते हैं। शाम को मौसम फिर से जो दर्जा हरारत है वो कम होना शुरू हो जाएगा। हवा चलती है आजकल, काफ़ी ठंडी हवा चल रही होती है। 6 बजे 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा टेम्परेचर और विंड स्पीड चलेगी 11 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से और ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाएगा, 59% हो जाएगा। रात की बात कर लें। रात को 9 बजे 15 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लियर होगा। आज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। धुंध के बावजूद मौसम ठंडा हो गया था और विंड स्पीड जो है वो 9 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी। ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाएगा, 75% हो जाएगा। और आपको नाज़रीन ये भी बताते चले कि लाहौर इस वक्त आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है, नंबर 1 पे है और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 287 पे पहुंच चुका है। ये तो हालात हैं हमारे शहर के। इतना आलूदा शहर है तो सांस की बीमारियां भी इससे फैलती हैं और फेफड़ों की बीमारियां इससे फैलती हैं। क्या कर सकते हैं। कोमल से बात कर लेते हैं कि महकमा मौसमियात मौसम के हवाले से क्या कहता है। कोमल बताएगा। बिल्कुल खुदा शहर का मौसम सर्द और खुश्क है। सूरज और बादलों की आंख मिचौली भी जारी है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में सूरज ने आंखें दिखाई हैं और कुछ इलाकों में हल्की हल्की धुंध का राज भी बरकरार है। दर्जा हरारत इस वक्त 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 63% और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। दिन भर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली भी जारी रहेगी, जबकि बुध और जुमेरात के रोज़ में ये कहा गया है कि सूरज और बादलों की आंख मिचौली जारी रहेगी और बाकी रोज़ सूरज जो है वो अपनी आंखें दिखाएगा, जिसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा और सर्दी की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी देखने में आएगी। और अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 हो गई है, जबकि इसके मुताबिक इलाके जैसे कैंट का एरिया है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़ कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, और ये तो थी कोमल और बता रही थी मौसम का हाल। अब देख लेते हैं आज हम किन किन स्टोरीज पे डिस्कस करेंगे। शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। हुकाम गफलत की नींद सो गए, 6 हॉस्पिटल मुस्तकिल एमएस से महरूम। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 90 रुपए किलो, दालें 70 रुपए तक महंगी। सात माह के दौरान रेलवे को 14 अरब 54 करोड़ 98 लाख रुपए का खसारा, रवा माली साल के 7 माह मुकम्मल। मांगा मंडी में 25 लाख की डकैती, सेफ सिटी के कैमरे भी खराब निकले। ये तो
तो थी आज की हमारी टॉप स्टोरीज और इन पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप सुनाइए, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरे ख्याल से टॉप स्टोरीज आपने सुन तो टॉप ली होंगी। स्टोरीज की क्या बात करनी है। गफलत 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 जमा गफलत, हर जगह पर गफलत, करप्शन ऐड कर लेना, मजीद भी कुछ ऐड कर ले। देखिए, करप्शन भी ऐड कर लें। करप्शन इसलिए नहीं हम कह सकते क्योंकि करप्शन के लिए आपको इल्ज़ामात से नहीं सबूत से बात करना होती है। और अब चूंकि ये स्टोरी सामने आ चुकी है, वैसे बड़ा ताज्जुब होता है जब हम सुनते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ये कह रहे होते हैं कि हमारे इस दौर में कोई मेगा जो स्कैंडल है वो सामने नहीं आया करप्शन के हवाले से, बेज़ाब्तगी के हवाले से। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अगर 55 की चीनी 120 रुपए की बिकेगी तो क्या इसको स्कैंडल, शायद मेरा नहीं ख्याल कि इसको ये स्कैंडल नहीं लग रहा। अगर आटा नापैद होगा और 40 रुपए से बढ़कर आटा अगर 70 रुपए पे जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये क्यों कहा जा रहा है कि बेज़ाब्तगी नहीं है। इसी तरह से बिजली के बिल, गैस के बिल्स अगर आपके घर में आ रहे हैं, मैं यहाँ पे एक बात आपके नोटिस में भी लाऊंगी। हमारी ही मेकअप आर्टिस्ट अभी ऊपर, वो बेचारी इतनी परेशान है, उसके घर कह रही थी गैस का बिल आया 1 लाख रुपए। एग्जैक्टली, मैं ये अपना मसला भी ये करना चाह रहा था। और हम चूंकि हमारा ताल्लुक आम लोगों से है, हम अशराफिया नहीं है इस मुल्क की। अशराफिया के लिए कोई मसला नहीं है, कितना भी बिल आए उनको शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि प्रीवियस अगर दिसंबर की बात करें तो बिल था 3000 और आज जो अभी जनवरी का मिला के बिल की बात करें तो तकरीबन 9700 है। यानी 3 गुना इजाफा जो है वो 300% इजाफा जो है वो बिल्स में हुआ है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर गैस आती हो, खाना बर वक्त पक जाए तो शायद फिर भी बुरा नहीं है। चले, गैस आती नहीं है और बिल जो है वो बिल जरूर आते हैं। और आप यकीन जानिए कि इसी तरह से गैस के बिल्स की आपने बात कर दी कि 1 लाख रुपया, एक घर था जिसको मैंने कवर किया, उस घर में किचन नाम की कोई चीज ही नहीं थी और उनका बिल था 1,18,000 रुपए। यानी 3.5 मरले का घर था और किचन था ही नहीं, सिर्फ एक जगह पे चूल्हा था और उस चूल्हे के एवज उसको उनका जो चूल्हा वो भी ठंडा कर दिया। और बजाय इसके कि करेक्ट करें, इसको चेक कर लें प्रीवियस ईयर क्या सूरत हाल थी। और बिल्कुल जहमत नहीं की जाती, बात करेंगे। पहली स्टोरी पे बात कर लेते हैं। हुकाम गफलत की नींद सो गए, 6 हॉस्पिटल्स मुस्तकिल एमएस से महरूम है। पिछले दिनों ही हमने अपने शो में ही डिस्कस किया था कि जो हॉस्पिटल्स की हालत जार है उसका, और वहाँ पे जितनी भी सहूलियात का फुकदान है, जो भी इंतजामात का फुकदान है, उसका सारा मलबा एमएस पे डाला जा रहा है। और अभी हमारे पास 6 हॉस्पिटल्स में एमएस मौजूद ही नहीं है। ये हॉस्पिटल्स कौन से हैं? जनरल हॉस्पिटल में इजाफी चार्ज है, जिना हॉस्पिटल में 1 माह से सीट खाली है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल म्यू हॉस्पिटल जहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट्स का प्रेशर होता है, वहां पर इंतजामी अमूर के हवाले से जो मुश्किल एमएस की सीट है वो खाली है, इजाफी चार्जेस है। इसी तरह से शादरा का टीचिंग हॉस्पिटल है जो तकरीबन 300 से ज्यादा बेड्स पर मुश्तमिल है और बहुत बड़ी आबादी को कैटर करने वाला हॉस्पिटल है। उनके जो इंतजामी सरबराहान हैं, अगर वही नहीं होंगे तो आउटडोर में पेशेंट को चेक कौन करेगा? आप बताइए कि अगर आपको इत्तफाक हो जाने का सरकारी हॉस्पिटल में तो फिर आपको अंदाजा होगा, फिर सही तस्वीर कशी आप यहाँ बैठकर कर सकेंगी। हमें चूंकि होता रहता है और इसलिए कि जो पेशेंट्स को चेक करने का मिजाज बना रखा है वो डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स आते ज़रूर हैं, लेकिन महज 11 बजे आए और 12 साढ़े 12 वापसी का रास्ता इख्तियार किया और उसके बाद चेकअप करवाना है तो आप इवनिंग में चेकअप करवाएंगे और 3 से 5 हज़ार रुपए नॉर्मल जो फीस है सहूलत जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती है। उनके जितने लवाहिकीन उनके साथ आए होते हैं, उनकी एमएस के दफ्तर के बाहर लंबी लाइंस लगी होती हैं। ऐसी सूरत हाल में आप देखिए कि 6 बड़े हॉस्पिटल्स जहां पर मजमूई तौर पर अगर आप तनासुब देखें आबादी का तो ये 70% से जायद आबादी को कैटर करने वाले हॉस्पिटल्स हैं। पीछे रह कौन सा जाता है? वैसे एक सर्विसेज की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में ऑलरेडी वहाँ पर इस तरह से काम चलाया जा रहा है। इसी तरह से मियां मुंशी हॉस्पिटल है, वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। और ये जो इंतज़ामी गफलत है ये एक हेल्थ मिनिस्टर की मौजूदगी में हो रही है।
ताज्जुब इस बात पे है, माजी में हम ये कहते थे कि शायद जो मिनिस्टर है उसको वो खुद अगर डॉक्टर होगा तो बेहतर अंदाज में महकमा सेहत को चला सकेगा, लेकिन हमारे तमाम अंदाजे इस गवर्नमेंट ने गलत साबित कर दिए। हम यही समझ रहे थे कि सूरत हाल बेहतर होगी, मैडम आई हैं और मैडम चूंकि समझती हैं सारे इश्यूज को और खुद भी वाबस्ता रही हैं, इसलिए सूरत हाल कोई बेहतर होगी, लेकिन बेहतरी की बजाय जहाँ पर इंतज़ामी सरबराहान ही नहीं अगर किसी इदारे में होंगे तो वो इदारा किस तरह से चल सकेगा, उसका आउटडोर की क्या सूरत हाल होगी। हालांकि अब जो टास्क दिया गया है, असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये टास्क दिया गया है कि वो हॉस्पिटल्स की मॉनिटरिंग करेंगे अपनी अपनी तहसीलों में, लेकिन बदकिस्मती से हम देखते हैं कि तहसीलों में भी जाने वाले, तहसील हॉस्पिटल्स में भी जाने वाले जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, दौरे जरूर होते हैं, फोटो सेशन जरूर होता है, लेकिन सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ पता है इसलिए कि मीडिया हम में जो आगे चलेगा हैं वो और आवाम ने देखना हम है। इसको सारे को चेक कर रहे हैं, एमएस ब्रीफिंग दे देगा और फिर उसी तरह से वही सूरत हाल होगी। असल जो बात है, जब टाइम 8 बजे का है, एक पेशेंट इतनी दूर से जब आएगा, 8 बजे डॉक्टर अवेलेबल क्यों नहीं है? प्रीवियस वीक की जाहिद चौधरी साहब की स्टोरी थी जिसमें महकमा सेहत ने खुद एतराफ किया कि सिविल हॉस्पिटल्स में जो आउटडोर के पेशेंट्स हैं उनके तिब्बी मुआयना के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, डॉक्टर्स वक्त पर नहीं आते और जो स्टूडेंट्स हैं हम देखते हैं कि वही ज़्यादा चेकअप भी कर रहे होते हैं और प्रोफेसर्स जो हैं वो या तो गुफ्तगू में मौजूद नजर आएंगे, गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे या फिर गपशप ऑब्वियसली, और या उनकी कंसंट्रेशन होगी कि किस प्राइवेट हॉस्पिटल में शाम को कितने ऑपरेशन करने हैं, या अगर सर्जन है तो ऑपरेशन करने हैं, मेडिसिन के हैं तो चेकअप करना है ऑब्वियसली। तो इस रविश को तब्दील हमने होते हुए देखना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से एक हेल्थ मिनिस्टर के दावे थे, एक डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर के होते हुए भी हर महकमे में और पॉजिटिव तब्दीली की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये हुकूमत दावे करती थी कि हम पता है सबसे जो बुरा लफ्ज है वो पॉजिटिव है, प्रीवियस ईयर से लेके अब तक आप जो बात और कोरोना के केसेस वैसे भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह की पॉजिटिविटी हमें नहीं चाहिए। आप कम से कम इंतजामी तौर पर तो किया जा सकता है। इसमें मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है कि आपने पोस्टिंग ही करनी है, या तो मुस्तकिल कर दें जो जिनको इजाफी चार्जेस दिए हुए हैं ताकि वो अपना काम करें। वो आधा तितर आधा बटेर वाली जो पॉलिसी है वो उससे पेशेंट सफर करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए बड़े हॉस्पिटल्स, और अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं तो वहां पर भी आपको प्राइवेट से ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मिल जाएंगी। शायद आपका ये मसला नहीं है, ये मसला आम आदमी का है जो दूर अफ्तादा इलाकों से आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका तिब्बी मुआयना होगा और उनके जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में आकर ज्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं। तिब्बी मराकज में आने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको रिलीफ मिलेगा, इन द सेंस कि आपका तिब्बी मुआयना होगा, आपको मेडिसिन मिल जाएगी, लेकिन कम अज कम इस दौर में हर वो काम हो रहा है जिस पर ये खुद तनकीद किया करते थे, हर वो काम कर रहे हैं। और चाहे वाईडीए का इशू हो, पैरामेडिक्स का इशू हो, उसमें तमाम तर जिनके साथ वाईडीए या पैरामेडिक्स स्टाफ जो है वो अक्सर तो हमें सड़कों पे नजर आ रहा होता है, इन्हीं के साथ इजहार यकजहती करने के लिए यही वजीर मौसूफा पहुंच जाती थी चेयरिंग क्रॉस पे, हमने खुद कवर किया है। और अब तो उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद इजहार यकजहती के लिए पहुंच जाते थे, और आज उस वक्त तो कहते थे कि ये हमारे बच्चे हैं, इनके साथ हुकूमत नारवा सलूक कर रही है, तो अब क्या अफगानिस्तान की हुकूमत है यहाँ पे? नहीं, आज वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है क्या? यहाँ पे किसी और मुल्क की हुकूमत है, किसी और मुल्क की पार्टी की हुकूमत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और इंसाफ नहीं है बदकिस्मती से। जब इंसाफ होगा तो फिर आप ये दावा जरूर कर सकते हैं कि इस दौर में कोई मेगा जो स्कैम है वो नहीं आया, और आप बिलाशुबा सारी चीजों को आप करते रहें। लेकिन राव दिलशाद साहब, जैसे कि आप दावे की बात कर रहे हैं, तो डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली ही कोई ना कोई दावा ज़रूर होता है, और देखिए ना, हम ब्रेक पे जाने से पहले और जाने के बाद भी जब वापस आएंगे तो हम डेली ही कोशिश कर रहे होते हैं एक टॉपिक पे बात करने की, वो है महंगाई। वो हमने बात करनी है, लेकिन हम बात कर रहे थे कि दावे जो है वो हमेशा होते हैं। इस हुकूमत
को सिर्फ शायद दावा ही तो करना आता मैंने है। पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि महंगाई पर ये इलेक्शन पे बड़ी बड़ी बिल जलाते हुए अब दिल जला रहे हैं, पहले बिल जलाते थे, तो अब लोगों को कोई रास्ता तो दें। हर महीने या 15 रोज के बाद जब आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे तो फिर आप सिर्फ गुफ्तगू तो कर सकते हैं लेकिन अमली इकदाम नहीं हो सकते, क्योंकि सूरत हाल ये है कि हर 15 रोज के बाद जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसका इम्पैक्ट हर चीज पर आता है। ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन कॉस्ट जो बढ़ेगी तो फिर आपको महंगाई तो ऑब्वियस नजर आएगी। हाँ, बिल्कुल राउदल शाद साहब, हम महंगाई पे ही, चूंकि हमारी डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, इस पे ही हमने ब्रेक के बाद बात करनी है। एक ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले ही हमने महंगाई पे बात करना शुरू कर दी थी। राउदल शाद साहब, ओपन मार्केट में भी चीनी 90 रुपये किलो है और दालें 70 रुपये तक महंगी हो चुकी हैं, और महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हर चीज़ महंगी है, ये सिर्फ चीनी और दालों की बात नहीं है, मुर्गे का गोश्त हो गया, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर चीज़ महंगी है। ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो गई है चिकन की, और अंडे आपको पता है कि कहाँ तक पहुँच चुके, और उसके बाद ये जो आम ज़रूरत की अशिया है जिनमें चीनी, आटा, घी, दालें, और ये गरीब आवाम ने ना दालें खानी होती हैं। हालत ये है कि चीनी 90 रुपये, और इस पर प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट की थी। यानी वही बात कि अक्सर ये होता है कि खुदा का नाम लें, कर लें जो कुछ महंगा करना है, लेकिन नोटिस ना लें उसका। हाँ, आप जब भी नोटिस लेते हैं वो मजीद जिसका नोटिस लेते हैं वो मजीद खराब होती है सूरत हाल। और कहा यह जाता है, अभी पंजाब की जो मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होंगी घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद कहीं ना कहीं, और उसके फिर 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कहीं ना कहीं होगी। तो उनसे अगर आप सवाल पूछेंगे ना, उनसे सवाल पूछेंगे तो वो आपको साबका दौर में ले जाएंगी। वो तो हर वजीर का यही काम है। एग्जैक्टली, मतलब अब देखिए कि अगर 3 साल होने को हैं, तीसरा साल आपका कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, और 3 सालों में भी आप ये कह रहे हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जिम्मेदार है या जो प्रीवियस करप्ट लोग थे वो जिम्मेदार थे। लेकिन अब मेरे ख्याल से ये बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब आपने इंपोर्ट की चीनी, और उसके पहले जाने दी बाहर, फिर इंपोर्ट की, और इसका फायदा किसको हुआ? कम से कम आवाम को तो नहीं हुआ, फायदा उनको हुआ जिन्होंने पहले भेजी और फिर सब्सिडीज भी ली, और एक कमीशन बनाया गया था कि सब लोग बिहाइंड द बार होंगे जिन्होंने चीनी के हवाले से जिनका किरदार रहा है। रिपोर्ट्स भी बन गई। क्या उसको कोई पकड़ेगा? क्या उस पर नैब को कोई कुछ नजर आएगा? अगर वो ऑपोजिशन में से कोई हुआ। एग्जैक्टली, उसके लिए जरूरी है कि उसको ऑपोजिशन में होना पड़ेगा, तभी शायद वो बिहाइंड द बार्स जाएंगे। अभी इनका और वजीर जो है इनकी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए और उसने करप्शन की हो तो देखिएगा वो फौरी तौर पर तमाम तर जो हुकूमती मशीनरी है वो उसके पीछे होगी। और अब सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स आपने बना रखे हैं, वहां से हमारे रिपोर्टर नबील मलिक साहब रिपोर्ट करते हैं हर रोज की जो सूरत हाल है। बिल्कुल, लोग अशिया खरीदने आते हैं कि चलो कम से कम जो सरकारी रेट है उन पर तो मैसर आएंगी या 1-8 रुपए का फर्क होगा, लेकिन मजाल है वहां पर अशिया ही नहीं होती, और हर रोज आती, लेकिन ये किसी को नजर नहीं आता। ये नजर इसलिए नहीं आता, और अगर इनके चीनी के टेंडर्स निकाल के देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि इन्होंने बुनियादी तौर पे यूटिलिटी स्टोर और सरकारी इदारे ही जिम्मेदार हैं चीनी की कीमतों को बढ़ाने के। जब एक्स मिल रेट जो है वो जब आप सरकारी इदारा ही 88 रुपीज पर केजी की डिमांड करेगा तो फिर किस तरह से आप तवक्का कर सकते हैं कि ये बिलो 70 आएगी? हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं आप करवा सके, और आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे कि ये साबका हुकूमतों का किया दरा है जो हम भुगत रहे हैं। और साबका हुकूमत के दौर में वैसे 55 रुपीज की पर केजी चीनी थी और आटा 37-36 रुपीज में था, और अब क्या सूरत हाल है? असल में ये खुद अगर लोग अगर ये खुद खरीदारी करने जाएं, अपनी ये ग्रोसरी खरीदने जाएं,
तो इनको फिर पता अंदाजा चल हो जाए। कि किस भाव बिक रही है। मैं आपको और बताऊं इनको राहुल प्रसाद साहब, इनसे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो ग्रोसरी जो आपने महीने की लेनी होती थी वो अगर 10 से 15 हजार की पहले आती थी, अब वो 30 से 35 हजार तक पहुंच चुकी है। वो डबल रेट हो चुके हैं। और फिर आप जब जाएंगे रेट मुख्तलिफ होगा। ऐसे ही है। जब आप जाएंगे ग्रोसरी खरीदने तो रेट्स मुख्तलिफ होंगे। रेट्स इसलिए मुख्तलिफ होंगे, जब आप कैलकुलेट करें ना कि 3 माह में जो मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, तो ये उसका इम्पैक्ट होता है। और हर 15 दिन के बाद 15 दिन, हर 15 रोज के बाद बढ़ती हैं। और पिछले 3 माह का अगर आप देख लें तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल है। आपने जब फ्यूल सस्ता किया तो एकदम से 25 रुपए इजाफा करके आपने बड़ा तीर मारा कि जो बुहरान है, यानी बुहरान को के हल को भी ये समझ लिया गया है कि वापस वापस उसी सड़क पर चले जाएं जहां से गुजर के गए थे, जहां से वापसी नहीं है। सस्ता तो कुछ पैसों में कोई चीज करते हैं और उससे 2 दिन के बाद आप महंगी कोई रुपयों में कर देते तो हैं। जितनी मर्जी आप कार्रवाइयां कर लें, गरीबों की दुकानें बंद कर लें, आप जो मर्जी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर ले या हुकूमत कर ले, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जितने मर्जी दावे कर लें प्राइसेस के हवाले से, जब आप मंडियों में आप नहीं कर सकेंगे कंट्रोल और आप खुद ही जब प्राइसेस बढ़ाते जाएंगे तो उसका हर जगह पे आपको इम्पैक्ट नजर आना है। लेकिन उसको मानने के लिए बदकिस्मती से ये गवर्नमेंट तैयार नहीं है। साबका द्वार में कम से कम ये होता था कि मान लिया जाता था कि इशू है, कम से कम मान तो लिया जाता था कि ये इशू है। अगर वावेला मचा है सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मान लिया जाता था और उस पर वर्किंग होती हुई हमने खुद देखी है। अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन अब जिम्मेदारों की रिपोर्ट्स मुरतब हैं, FIA ने कर ली, IB ने कर ली, तमाम इदारों ने कर ली, और उसके बाद उस रिपोर्ट के बाद हुआ ये कि सब कुछ खामोश। और वजीर ख्वाह वफाकी हो ख्वाह सूबाई, उसके मुंह से आप यही लफ्ज़ सुनेंगे कि ये साबका हुकूमत की वजह से जो उसका खमियाजा है वो भाई चीनी तो अब प्रोड्यूस हो रही है। अभी नवंबर में क्रशिंग सीजन आपका शुरू हुआ है और अभी से ये सूरत हाल है। तो असल में अब जो 90 रुपए गई है, इस चूंकि आगे रमजान है तो रमजान से कबल ये टीका आवाम को लगता होता है लाजमी, लेकिन रमजान में ये और महंगी होगी और ऑब्वियसली इससे ऊपर जाएगी, ये और महंगी होगी। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब कह दिया कि 85 तक आएगी या 80s में रहेगी, तो अब उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि ये तो हमें रमजान में भी इसी भाव पे देना पड़ेगी, तो क्यों ना इसको पहले ही एक माह लोगों को तैयार कर दें। तो लिहाजा लोगों को ये मैसेज है कि अभी मसाइल और भी होंगे, आप घबराएं ना। मसाइल अभी और होंगे और महंगाई जो है वो मजीद बढ़नी है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। महंगाई पे हम बात कर रहे थे, एक ब्रेक का टाइम हुआ है और ब्रेक के बाद आने के बाद हमने एक और हुकूमती कारनामा जो है उन्होंने क्या सरअंजाम दिया है उस हवाले से हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम कह रहे थे कि एक हुकूमती कारनामा हमारे सामने आया है। जनाब 7 माह के दौरान रेलवे को 14 अरब 54 करोड़ 98 लाख रुपए का खसारा हुआ है। वो जो दावे, दोबारा से बात आ गई है राहुल दिलशाद साहब, दावों की जो साबिका हमारे वज़ीर दाखिला थे शेख रशीद अहमद साहब, इस वक्त वज़ीर दाखिला है, साबका वज़ीर रेलवे और बड़े महान बहुत दावे करते थे कि हम रेलवे को पता नहीं क्या बना देंगे, वो उस पर घूमते हैं। और हालत ये है कि 2.5 साल की कारकर्दगी की चले बात कर लें हम, बल्कि उसकी भी नहीं करनी, तो सिर्फ जो करंट फाइनेंशियल ईयर है सिर्फ इसकी बात कर लें चले। 41 अरब 21 करोड़ का इन्होंने जो तखमीना था अपनी आमदन का हदफ मुकर्रर किया, जो कि माजी के मुकाबले में भी कम है। और हालत ये है कि उसमें से भी सिर्फ 26 अरब जो वो इकट्ठे हो सके हैं पहली जो शिशमाही है उसमें। और अगर आप गुफ्तगू सुनेंगे तो अब स्वाति साहब हैं और कमाल की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन हुकूमत को गुफ्तगू ही करनी आती है। ये ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, एक तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस कोविड-19 की वजह से आ गए, और दूसरा जो सूरत हाल थी कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे जिनको चलना था आगे, जिसकी वजह से साबका वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने जिस तरह से तमाम लोगों ने उस वक्त की जो ब्यूरोक्रेसी थी रेलवे की, सभी लोगों ने मेहनत की तो रेलवे को
खसारे से निकालने के लिए, खसारा खत्म तो नहीं हुआ लेकिन आमदन में इजाफा जरूर हुआ। तकरीबन ये 40 बिलियन तक ये एक अंदाजे के मुताबिक ये गई जो सरकारी दादोशुमार है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उस रेवेन्यू को भी मीट नहीं कर पाए, ना 18-19 में कर सके, ना 19-20 में, और ना 21-20 है, ना उसी को मीट कर पा रहे हैं। और तो तीसरे साल जो में कौन सा मार्का सईद अहमद सईद की स्टोरी है वो सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक है, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स अदादोशुमार के बगैर स्टोरी देते भी नहीं है। इसलिए ये तमाम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने भी जो पढ़े हैं, 7 अरब से जायद का जो खसारा है, तो इसको कौन पूरा करेगा? यानी 14 अरब, देखिए 14 अरब का 98 लाख का ये खसारा है, इसको कौन पूरा करेगा? अब हालत ये है कि 6 माह तो गुजर गए और आइंदा 6 माह में अगर आप ना पूरा कर सके तो ये खसारा जो आपको रेवेन्यू हदफ जो आपने मुकर्रर किए हैं और जो कि जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, यानी शायद रेलवे को भी अगर किराए पे दे कारकर्दगी इसी तरह की रही, गुफ्तो शनीद पर ज्यादा तवज्जा मरकूज किए रखी वुज़रा ने, तो फिर हालत यही होगी। इसके हम सुनते हैं कि रेलवे को बड़ा बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये सूरत हाल हुई है कि गवर्नमेंट ने अपनी तमाम तर जो सर्विसेज के हवाले से जो इश्यूज हैं उनको अपनी लाइबिलिटी समझ लिया है और मतलब उसको बोझ समझा है, जिसकी वजह से लाइबिलिटी की बजाय उसको बोझ समझा है। हालांकि एक जो वेलफेयर स्टेट है उसका यही काम है, रेलवे की सर्विसेज है या दीगर जो सर्विसेज, हेल्थ की जिस तरह से हमने बात की, म्यूनिसिपल सर्विसेज की बात की, हर उस चीज को बोझ समझा गया है। हत्ता के शहर से उठने वाले जो कूड़ा है जिस पर पैसे खर्च होने हैं वो उठना है, उसको भी बोझ समझा गया है और अब उससे ज्यादा पैसे खर्च होंगे। दावे तो ये कर रहे हैं कि हम इसको नीचे ले आएंगे, ये नीचे कैसे आ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप उसके बराबर भी कर लेंगे तो बहुत हम समझेंगे कि बड़ी बात है, लेकिन शहर इतना गंदा नहीं था, बिल्कुल नहीं। और रेलवे की भी बात कर लें तो रेलवे का शहर था लाहौर, उसको कूड़ा करकट इसी वजह से हुआ कि आपने उसको बोझ समझा, आपने उस सर्विस की मद में जो पैसा खर्च करने जो होना है उसको आपने बोझ समझा और उस बोझ को कहते कहते फिर खुद ही उसी बोझ के नीचे आप दबना शुरू हुए हैं। अब आपको पता चला है कि ये तो बगैर पैसों से हो नहीं सकता। ऑब्वियसली जब आपने सर्विस देनी है, इतने ज्यादा आप टैक्सेस लोगों से ऑलरेडी ले रहे हैं, तो गार्बेज उठाने के वो भी तो अवाम के टैक्सेस से आपने पेमेंट करनी है ना, तो फिर गैर मुल्की कंपनियों ने उसमें सरमायाकारी भी की हुई है। उस सारे प्रोसीजर को बोझ समझा गया और जोड़ने की कोशिश की गई कि शायद साबका हुकूमत के कोई लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल उससे मिला कुछ नहीं। और अब चूंकि इस हवाले से बात भी अब खत्म होगी और फिर आपने दोबारा से अब कॉन्ट्रैक्ट किया है, आरजी कॉन्ट्रैक्ट है, आपको आगे 7 ईयर्स या 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट अभी करना है, फिर पता चलेगा क्या करते हैं आप। गुफ्तगू में तो आप 5 अरब में भी उठा लेंगे, लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता। ये तो वही वाला काम होगा जो बीआरटी में हुआ। देखिए ऐसे ही ये सारी मफरूज़ों पर चलने वाली हुकूमत है और प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हर जगह पर कारकर्दगी जो है वो सिफर है। अब रेलवे पे वापस आना पड़ेगा, रेलवे की प्रॉपर्टीज पे कब्जा है, किसने छुड़वाना है वो, उसके लिए किसको लाना पड़ेगा, मतलब मैं अब क्या कह सकता हूँ इसके लिए, क्या किसी गैर मुल्की हुकूमत को लाएंगे वो कब्जा छुड़वा दे? इतनी प्राइम लोकेशन पर मौजूद प्रॉपर्टीज तो कब्जा करवाए जा रहे हैं, हर चीज किराए पे देने और करनी है। शुक्र है कि मैं बार बार अपने शोज में बोलती हूँ कि जो हमारे एयरपोर्ट्स तक को तो ये कर्जे में चढ़ाना चाह रहे थे, तो शुक्र है उसका सोशल मीडिया पे इतनी हाइप क्रिएट हो गई थी। अब पार्क्स की भी बात आ रही है और उस पे फिलहाल तो रिफ्यूज किया गवर्नमेंट ने। और हॉस्पिटल में एमटीआई एक्ट है क्या आपको पता है? एमटीआई एक्ट लाकर इसीलिए तो कर रहे हैं। बहरहाल वापस इसी स्टोरी पर आना पड़ेगा कि 7 माह के दौरान 14 अरब का खसारा है, अगर आप पूरा नहीं करते तो बाकी आपके पास 5 माह बाकी हैं, ये खसारा पूरा करेंगे या जो मतलूबा हदफ है वो। अब इसका मतलब है आपने अगर 6 माह का या 7 माह का हदफ मुकर्रर नहीं किया तो दूसरे में आपको और ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो फ्रेट ट्रेन्स को आपको तरजीही बुनियादों पर लेना चाहिए जिससे आपको रेवेन्यू की आमदन है। पैसेंजर्स से आपको रेवेन्यू नहीं आएगा, वो सब्सिडाइज ही रहना है, वो सारी दुनिया में ऐसे ही है। लेकिन
फ्रेट ट्रेन्स की तादाद को आपको बढ़ाना होगा और यही है कि उस पर खसारा तवज्जो आपने दें। कैसे कम करना है। प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हुकूमत प्लानिंग नहीं करती है, वो चाहे कोई भी शोबा कोई भी महकमा देख लें, हमारी हुकूमत प्लानिंग का फुकदान खुदा है, अच्छा वो खासा बेतहाशा। चलता हुआ जो लोग अगर जो सबका सिस्टम था, जिस तरह से लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस पे, रेलवे में वैसे तो ही चल रहे होते रेलवे तो तो शायद जीरो चीजें मजीद से बेहतर हो दोबारा सकती से साबिक वफाकी वजीर साद रफीक और जो टीम थी नीचे, जाहिर है उन्होंने, और एक मरतबा साद रफीक से किसी ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से ये सारी चीजें, अब हड़तालें नहीं हो रही, जो पैगाम यूनियन या जो दूसरी इनकी यूनियन है रेलवे की, तो उसने कहा कि मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात की थी जाके, आप स्ट्राइक करेंगे तो आप बंद होंगे और रेलवे भी बंद होगा, बाकियों के लिए भी मुश्किलात होंगी, आप काम करें, मैं आपके साथ खड़ा हूं। हौसला अफजाई की वर्कर्स की, और उसके बाद हड़तालों का सिलसिला ना सिर्फ रुका बल्कि जो फ्रेट ट्रेन्स थी उनकी तादाद बढ़ती गई, और 5 सालों की कारकर्दगी को अगर आप अब के सालों से करेंगे कंपेयर तो आपको अंदाजा होगा जमीन आसमान का फर्क जमीन आसमान का फर्क है। अपने ही मुकर्रर करदा जो अहदाफ है उसको गवर्नमेंट फिलहाल तो पूरा करने में नाकाम है। अब अल्लाह करे कि आइंदा के जो 5 माह है उसमें कुछ स्ट्रेटजी बेहतर आ जाए। वजीर तो बदल गए हैं, अल्लाह करे कि उनका रवैया भी बदल जाए, और वो जो लोग जिन्होंने परफॉर्म किया है माजी में, जो सिविल सर्वेंट्स थे, उनसे कम से कम पूछ लें कि किस तरह से चीज़ों को आगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और मांगा मंडी में 25 लाख की डकैती हुई है, पुलिस लाइल्म है और सेफ सिटी के कैमरे भी खराब निकले। राव दिलशाद साहब, ये मुझे इस चीज की ना बिल्कुल समझ नहीं आती है, जिस इलाके में चोरियां डकैती हो रही होती है, सेफ सिटी के कैमरे भी उस इलाके से गायब हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और पुलिस जो है उनको तो पता ही नहीं ना होता। देखिए, आपको जब कभी अल्लाह ना करे कोई वारदात हो तो फिर आप जब इसकी फुटेजेस निकलवाने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सीसीटीवी जो इसके सेफ सिटी के कैमराज हैं वो नॉन फंक्शनल हैं। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं, जेल रोड जैसी जगह पर भी हमने देखा है कि कैमराज जो हैं वो ख़राब काम करते हुए वहाँ नज़र नहीं आए। और अगर वहाँ पर आप इनका स्टेट ऑफ द आर्ट जो सेफ सिटी का मैं तो स्टूडियो कहूँगा, मैं तो उसको ऑफिस नहीं कहूँगा, स्टूडियो ही लगता है, और वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया हुआ है कि जो चलान्स हैं वो लोगों को भेजने हैं। डकैती की वारदातें देखिए, अब रोड पर जाते हुए तो किसी के साथ भी वारदात हो सकती है, वो मांगा मंडी हो, वो डिफेंस हो, वो गुलबर्ग हो, वो शाजमाल हो या शादमान हो, दिन दहाड़े हो या रात को, जिसने वारदात करनी है उसने टाइम नहीं देखना। बात यह है कि वारदात के बाद कम से कम कुछ ऐसे एविडेंसेस ये सेफ सिटी की वजह से कम पहुंचा जा सके, शनाख्त हो सके। और मुझे याद है कि इसकी जब ब्रीफिंग, अर्लीस्ट इसकी ब्रीफिंग थी सेफ सिटी की, तो हमें ये बताया गया था इसके फीचर्स में कि जो इश्तहारी मुल्जमान हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, उनका डेटा इसमें फीड कर दिया जाएगा और कैमरा उसको शनाख्त कर लेगा। मुझे बताएं कि आज तक कितने जो ऐसे लोग हैं, एब्सकॉन्डर्स हैं, क्या वो शहर से गुजरते नहीं होंगे? क्या वो शहर में घूमते फिरते नहीं हैं? कितनी मरतबा कैमरों ने उनको फोकस किया है? तो जवाब आएगा नो। अच्छा, अगर आप फुटेज लेने चले गए हैं तो पता चलेगा कि फलां जगह पे तो इशू था, वो कैमरा किसी तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर बड़ा आसान है। ये किसी भी जगह पर आप चले जाए, मांगा मंडी तो बहुत दूर है, आप इधर शहर की बात कर लें, मांगा मंडी तो यहाँ से 35-40 किलोमीटर का फासला है। तो अगर आप शहर की फुटेज निकलवाएंगे तो वो नहीं निकलेगी। तो आप, और फिर दूसरी बात कि फुटेज निकलवाने के लिए भी आपको बहुत बड़ा जो किला है वो फतह करना पड़ता है, सर्विसेज नहीं है। होना ये चाहिए कि अगर एफआईआर हो गई है बदकिस्मती से, खुशकिस्मती से अगर एफआईआर हो ही गई है तो कम से कम वो फुटेजेस खुद ब खुद पुलिस उसको कर प्रोवाइड करना, लेकिन उसमें होना चाहिए। अब इस ये वारदात हो या डकैती चोरी की जो दीगर वारदातें हैं वो हो, उसमें मुद्दई बजाय इसके कि मुल्जमान का ताकुब किया जाए, मुल्जमान के गिर्द घेरा तंग किया जाए, बजाय इसके लेकिन होता यह है कि मुद्दई की नकीरें निकलवा दी जाती हैं, उसको इतना जिच किया जाता है कि वो कहता है दफा करो, मैं इससे बेहतर था कि एफआईआर ही ना करवाता। और इसी वजह से बहुत सारी वारदातों की तो
FIR दर्ज ही नहीं होती, इसी वजह से नहीं होती। वो लोग कहते हैं कि कोई नहीं दरगुजर करे। सेफ सिटी की तो बात पुलिस पुलिस पे आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हम जब भी रोड पे जा रहे होते हैं तो हमारी डॉल्फिन फोर्स के एहलकार जो हैं वो आपको पीरू नजर आएगी, आपको मुहाफिज फोर्स नजर आएगी, आपको नाके पे पुलिस ऑफिसर्स भी नजर आ रहे होते हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? शायद आंखें बंद करके खड़े होते हैं या सिर्फ सैर करने वो वारदात के बाद होते हैं। वारदात के बाद पहुंचते हैं नॉर्मली। वो अगर उनको पता चल भी जाए तो ये रवैया अमूमी रवैया ये है कि हो जाए वारदात फिर जावांगे। इस पे तो ड्रामा और फिल्म्स भी बनी है ना कि पुलिस ने हमेशा इन पे पहुंचना होता है। ये जो सूरत हाल है ये तो बुनियादी तौर पर रवैये में तब्दीली जब तक नहीं आती तब तक सूरत हाल फिर वही बात आ गई कि वजीर आजम इमरान खान साहब दावा करते थे कि हम अपनी पुलिस फोर्स में जो है ना वो तब्दीली लाएंगे। तो बड़े दावे किए थे, और वो दावे कल्चर के बड़े दावे किए थे, हेल्थ रिफॉर्म्स के बड़े दावे किए थे, लेकिन तमाम के तमाम जो दावे हैं उनकी खबरों के जरिए, वाकयात के जरिए कलई जो है वो खुल रही है। और आप गवर्नेंस की बात करेंगे, देखिए गवर्नेंस के लिए ना फैसला साजी सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें होता है फैसला साजी है। अब चेन ऑफ कमांड जब फैसला नहीं कर पाती, व्हाट्सएप गवर्नेंस है, व्हाट्सएप गवर्नेंस में मुश्किलात आपको आनी है। आपने कहा जी ये अहकामात हैं, ये इसकी मंजूरी दे दें, जब व्हाट्सएप बनी गाला से देखा जाएगा तो फिर वापस जवाब आएगा, तब तक जो पानी है वो गुजर चुका होता है। ऐसे ही और उस वक्त तक इकदाम की क्या करना है। तो तब्दीलियों पे तब्दीलियां हम देखते हैं कि अफसरान की तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन एक ही तब्दीली अच्छी सी कर दें, एक अच्छी सी तब्दीली कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत सारी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मैं चेन ऑफ कमांड की बात कर रहा हूँ। तो चेन ऑफ कमांड अगर फैसला साजी जिसके हाथ में होगी, नहीं ये आप अगर SHO के लेवल पर भी आप जाएंगे और ऊपर भी अगर आप देखेंगे, पुलिस को देखेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट को, अगर फैसला साजी किसी के हाथ में नहीं है तो वहां पे गवर्नेंस इसी तरह की रहेगी। आप सबको इसी तनख्वाह पर काम करना पड़ेगा। गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको इख्तियार बाइख्तियार करना है, जो कि नहीं किया जाता। और हम बड़ी गुफ्तगू सुनते हैं कि सब कुछ तब्दील हो जाएगा, अफसरान के अलावा और कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। वही है, गैर महफूज हैं, घरों में भी लोग गैर महफूज हैं, घरों के बाहर भी। घरों के ऑफिसर्स तब्दील होने के बाद भी वो घरों पे काम नहीं करते हैं। खैर हम शो में हर महकमे से रिलेटेड बात तो कर रहे हैं राव दिलशाद साहब, और मसाइल ही मसाइल हैं, हल तो नज़र नहीं आ रहा। एक और मसला भी आ गया जनाब, एक मोरिया पुल मंसूबा, फंड्स ना मिलने पर दूसरा कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गया है, और ये पता नहीं कितने सालों से ये मसला वहीं का वहीं है। ढाई साल से मेरे ख्याल से ये इशू चल रहा है। और हद ये है कि अब आपको बताते हैं कि ये जो हल्का है ये हमजा शहबाज का हल्का है, और इस हल्का से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमजा शहबाज के मुकाबले में 46,000 वोट मिले हैं। बिल्कुल 46,000 वोट, कम अज कम आप यही ख्याल कर लें कि आपको जिन 46,000 लोगों ने वोट दिए वो क्या सोच रहे होंगे कि आपसे एक ये जो एक मोरिया पुल है उसका वही नहीं बन पा रहा, और वहाँ पर सारा जो वो सारा बिजनेस एरिया है वहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। अब पता नहीं क्या मसलहत है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर भी भाग गया, तीसरा आएगा वो भी भाग जाएगा। ये चंद करोड़ में होने वाला काम था, और ये पहले जब इनकी गवर्नमेंट आई थी ये पहले 3 माह में मुकम्मल हो जाना था। अगर इन्होंने बुनियादी तौर पे डिले किया, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती चली गई। एट द एंड ऑफ द डे आपको करना है क्या फायदा अगर 3 करोड़ का काम, ये अगर आप 3-4 करोड़ का काम अगर 20-25 करोड़ में करेंगे तो उसका क्या फायदा? क्या आप क्या पैगाम दे रहे हैं अपने उन 46,000 वोटर्स को जो वहां पर रहते हैं, जिनका गुजर वहीं से होता है, और जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ आपको वोट दिए और निजाम की तब्दीली के लिए आपको वोट दिए, लेकिन हालत ये है कि आपसे एक फ्लाईओवर जो है वो नहीं बन पा रहा। और अब आपने 4 मेगा प्रोजेक्ट्स भी साथ में शहर में शुरू कर दिए हैं, जिनकी लैंड एक्विजिशन के हवाले से जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं वो भी हल तलब हैं, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। और जो अब लाहौर शहर में आपको याद है या नहीं याद, हम चूँकि कवर करते रहे हैं, 12 मकामात पर 12 कौमी असम्बली के हलकों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस
जो है वो जेरे तामीर है। ठीक है राहुल, उनमें से साहब, चार मेरी ऐसे, प्रोड्यूसर पीछे से आवाज आ रही है कि जो इस घंटे उनमें का से जो चार, टाइम है आखिरी वो बात खत्म करते हो हैं गया। बस, हाँ। 4 उसमें से ऐसे हैं जो 80% से जायद हैं, 6-70% से जायद हैं, लेकिन वो खंडरात बन चुके हैं। होगा क्या कि उनकी कॉस्ट जब डबल ट्रिपल होगी तो फिर आप ठीक है। राहुल करेंगे। दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाइफाइड वैक्सीन का जो है वो आगाज़ हो चुका है और आज 9वां दिन है। 15 रोज़ की ये मुहिम थी जिसमें 52 लाख का टारगेट था और 9 से 15 साल के बच्चों को ये लगाना था। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन उस्मान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा उस्मान साहब, मुझे बताएगा कि टाइफाइड वैक्सीन अब तक कितने बच्चों को लगाई जा चुकी है, क्योंकि आज 9वां दिन है। देखिए जी, पंजाब का अगर आप हमारे से ओवरऑल पूछेंगे तो पंजाब का जो टारगेट है वो अभी तकरीबन 103% हमने अचीव किया हुआ है। और पंजाब के 12 अजला में जहाँ पर ये कैंपेन हमारी चल रही है वहाँ पर इसकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है। लाहौर की अगर आप बात करें तो कुछ अच्छे दिन थे इस कैंपेन में, कुछ थोड़े से कम अच्छे दिन थे। तो ओवरऑल जो लाहौर की कवरेज है वो तकरीबन 98% है और अगले जो चंद दिन है उसके अंदर इंशाल्लाह ताला इसको लाहौर की टीम जो है वो कोशिश करके 100% से ऊपर लेके जाएगी। ठीक है उस्मान साहब, ये भी बताएगा कि क्या इस वैक्सीन को लगाने के लिए भी इनकार सामने आया है वालिदैन की जानिब से या किसी भी फर्द की जानिब से? एज सच इनकार जिसको हम रिफ्यूज़ल कहते हैं वो तो सामने नहीं आया। आप ऑब्वियसली एक नई कैंपेन है, एक नई ड्राइव है, लोगों के जहनों में इसके बारे में शुबहात हैं, सवालात हैं। आपको पता है कि हमने इसकी अच्छी खासी एडवोकेसी कैंपेन्स भी चलाई, लेकिन डोर टू डोर हर बंदे तक तो बहरहाल पहुंच के हम एडवोकेसी नहीं कर सके। तो रिलक्टेंस का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूंगा, इनकार का लफ्ज़ मैं बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं है। लोगों में रिलक्टेंस ज़रूर है, जिसको फिर हमारे लोग रीच आउट करके, उनको इंगेज करके, उनको बता के वो उनकी रिलक्टेंस दूर करते हैं। और अभी तक एज सच कोई रिपोर्टेड रिफ्यूज़ल जिस तरह से मुकम्मल इनकार वाली बात अभी तक सामने नहीं आई है। कवरेज थोड़ी सी लो ज़रूर है जिसको कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पर्टिकुलरली लाहौर में और मुल्तान के अंदर। बाकी ओवरऑल हमारी जो कैंपेन है वो अच्छी चल रही है और एज सच कोई रिपोर्टेड रिफ्यूज़ल्स नहीं है इसमें। अच्छा उस्मान साहब, कुछ स्कूल्स में इस तरह की इतलात मौसूल हुई हैं कि वहाँ पे ये वैक्सीन लगाने से गुरेज किया जा रहा है, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। कुछ स्कूल्स की तरफ से हमें इस तरह का इम्प्रेशन मिला है कि वो लोगों से कंसेंट फॉर्म ले रहे हैं। गालिबन वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाह रही कि वो बच्चों को ज़बरदस्ती इस तरफ लाएं। सो अगेन वही बात है जिस तरह मैंने आपसे कहा, ये कम्युनिकेशन का इशू है, इसमें कोई कंसेंट का चक्कर नहीं है। ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है इट इज़ फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 9 months to 15 years इन पंजाब। पहले हम फ़ेज़ 1 के अंदर 12 अजला के अंदर बच्चों को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम फ़ेज़ 2 में जो 24 अजला रह जाएंगे उनको कवर करेंगे। और इसमें हमने तमाम बच्चों को वैक्सीनेट करना है, इसमें कोई कॉन्सेंट का कोई चक्कर नहीं है। अगर किसी को कोई शकूक व शुबहात हैं तो वो हमसे इस हवाले से वजाहत तलब कर सकता है। और हमारी कोशिश है कि हम अपने तमाम बच्चों को, इस एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं उनके अंदर ये इम्यूनिटी जो है वो डेवलप करें, उनके अंदर ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा की जाए ताकि वो टाइफाइड बीमारी का शिकार ना हो। आपको पता है हमारी स्पेसिफिक कंडीशंस है अर्बन एरियाज़ के अंदर, ख़ास तौर पे हम ये कैंपेन भी अर्बन एरियाज़ में चला रहे हैं जहाँ पे खाने पीने की प्रैक्टिसेस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों में बिलखुसूस जो है वो टाइफाइड की बीमारी जो है वो फौरी तौर पर देखी जाती है। अच्छा, जिसका इंसिडेंस बच्चों में ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये कैंपेन यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। उन स्कूल्स की हवाले से, जो 1-2 स्कूल्स के हवाले से जो ये कंसेंट फॉर्म वाला इशू था, उसको अप्रोप्रिएटली लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन ने टेकअप किया है और उनको बताया है कि ये ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है और तमाम बच्चों को उन्होंने वैक्सीनेट करवाना है। और इंशाल्लाह ताला वो अगले आने वाले चंद दिनों में ये इशू जो है वो रिजॉल्व होगा और ये जो चंद एक आधा स्कूल है ये अपने तमाम बच्चों को वैक्सीनेट करवाएगा। ठीक है उस्मान साहब, ये बताएगा कि क्या ये वैक्सीन मुकम्मल तौर पर बच्चों के लिए महफूज है और ये क्यों ज़रूरी है? इस वैक्सीन की थोड़ी अहमियत भी बताइएगा। देखिए जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पर जानने के लिए। देखिए जी, इससे पहले टाइफाइड की कोई वैक्सीन नहीं थी।
टाइफाइड जो है वो हम सबको पता है कि टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो ख़ास तौर पे बच्चों को पानी के ज़रिए, खाने पीने की चीज़ों के ज़रिए हो जाती है, और उस बीमारी के अगेंस्ट फिर आमतौर पे यूजली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो हमारी प्रैक्टिसेस एंटीबायोटिक के इस्तेमाल की इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जब हमने एक सर्वे किया तो हमें ये मालूम हुआ कि टाइफाइड का जो इंसिडेंस है बिलखुसूस बच्चों के अंदर, उसमें बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो बच्चे थे वो ड्रग रेजिस्टेंट थे, यानी कि उनको अब दवाइयों का असर नहीं होता था। दोबारा अगर उनको ये बीमारी होती है तो जो सेम दवाई है वो उन पर असर नहीं करती। तकरीबन 82% बच्चों के अंदर या 82% कन्फर्म केसेस के अंदर ये ड्रग रेजिस्टेंस की इंसिडेंस देखी गई। जो रिमेनिंग 18% बच्चे हैं उनके अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस थी, यानी कि एक से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स उन पर असर नहीं कर रही थी। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस वैक्सीन के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करें, इस बीमारी के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करें, ताकि हमें ये बीमारी, हमारे बच्चों को ये बीमारी लाहक ना हो। और ये जो वैक्सीन हम लगाने जा रहे हैं, ये वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दिस इज़ दी बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल फॉर टाइफाइड। ये रिपोर्टेडली कम से कम 5 साल तक ज़रूर इम्यूनिटी पैदा करेगी, उसके बियॉन्ड भी कर सकती है। चूँकि ये नई है इसलिए इसके बारे में रिसर्च जो है वो थोड़ी सी वांटिंग है, लेकिन 5 साल तक बहरहाल हतमी बात है कि ये 5 साल तक ज़रूर इम्यूनिटी डेवलप करेगी। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सिर्फ तीसरा मुल्क है जहाँ पर ये वैक्सीनेशन हो रही है, और हमारे पास एक बहुत नॉवल मौका है, नादिर मौका है कि हम अपने बच्चों को, अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को सब्सिक्वेंटली फिर हम इस बीमारी के खिलाफ जो है उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करें, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप करें। ठीक है, उस्मान साहब बताएगा कि अब तक जितने भी बच्चों को ये वैक्सीन लग चुकी है तो रिएक्शन का कोई केस सामने आया? जी, हम जब भी कोई नई कैंपेन करने जाते हैं तो हमने एक एडवर्स रिएक्शन या एडवर्स इवेंट का एक प्लान बनाया हुआ होता है। एक हमारी प्लानिंग होती है जिसके अंदर खुदा ना खास्ता अगर किसी बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद कोई रिएक्शन आए तो हमारी एक स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत हमने उसको फौरी तौर पर कैसे एड्रेस करना है, मेडिकल हेल्प कैसे देनी है या उसको कैसे अटेंड करना है, उसकी एक प्लान बनता है, जो कि इस कैंपेन में भी हमने बनाया। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ जहाँ ये कैंपेन चल रही है उसके अंदर बाकायदा एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग का एक पूरा मैकेनिज्म बनाया गया, जिसमें 1112 की एम्बुलेंस तक इंगेज की गई कि खुदा न खास्ता अगर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े तो इन दैट इवेंट क्या करना पड़ेगा। हमारे पास पूरे पंजाब के अंदर तकरीबन 48 ऐसे वाक़यात ज़रूर रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बड़े इत्मीनान से बात बताना चाहूँगा कि उनमें से कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं था जिसको कि हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। वो 10-15 मिनट की इमीडिएट केयर के बाद वो वहीं पर मौके पे ठीक हो गए। कुछ जगहों पर स्वेलिंग का इशू रिपोर्ट हुआ, कुछ जगहों पर बच्चों को डिजीनेस का इशू रिपोर्ट हुआ, कुछ एस्थमेटिक बच्चों को इशू रिपोर्ट हुए, लेकिन वो ऐसे इश्यूज़ नहीं थे कि जो इमीडिएट सुपरवाइजरी हेल्प के साथ ठीक नहीं हो सके। सो इसलिए एज सच देर आर नो रिएक्शंस एसोसिएटेड टू दिस। इससे पहले भी जो 2 ममालिक में ये कैंपेन ये वैक्सीन लगाई गई है वहाँ से भी कोई ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्टेड नहीं है। सिंध में ये कैंपेन जो है पिछले साल से स्टार्ट हुई हुई है, वहाँ पर भी ये वैक्सीनेशन हो रही है, तो इतने इसके कोई एडवर्स रिएक्शंस रिपोर्टेड नहीं है। तो इत्मीनान के साथ अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवाइए। और अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी है, कोई उसको ऑलरेडी इशू है, बुखार में है, तो ज़रूर आप हमारे हेल्थ केयर वर्कर को बताएं कि ये ऑलरेडी इस बीमारी में मुब्तला है या इसको कोई फ़िलहाल बीमारी है, तो वो आप ज़रूर उसको बताएं। वो एग्जामिनेशन करेगा। हमने अपने लोगों की ट्रेनिंग की हुई है, वैक्सीनेटर्स को पता है किन बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगानी, तो आप जो है वो इंशाल्लाह ताला सेफ रहेंगे। ठीक है उस्मान साहब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोरोना केसेस में भी उसकी तादाद में भी इजाफा रोज़ बरोज़ होता जा रहा है, और दूसरी जानिब टाइफाइड के केसेस भी अब रोज़ बरोज़ उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। क्या इन दोनों का कोई लिंक है? नहीं जी, बिल्कुल टाइफाइड और कोरोना का कोई लिंक, हाँ अगर हमने लिंक तैयार करना है तो वो सफाई में है। यानी कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसने हमें, वैसे तो सारी की सारी बीमारियों का ताल्लुक सफाई के साथ है। टाइफाइड का ताल्लुक डेफिनेटली इस बात से है कि आप जब खाना खाएं अपने हाथ धो के खाएं, साफ़ सुथरी जगह से खाना खाएं, इंश्योर करें कि आप कोई ऐसी जगह से खाना नहीं खा रहे जो कि पानी अननोन सोर्सेज का यूज़ करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप चलते फिरते ये जो आइसक्रीम और गोले इस तरह की जो चीज़ें हैं, गोलगप्पे, कोई आपको सोर्स का पता नहीं होता कि वो कहाँ से पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आमतौर पर ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। तो इसलिए ये एडवाइजरी दी जाती है कि अपने हाथ धोएं और बार बार धोएं और इंश्योर करें कि आप अननेसेसरी सर्विसेज को हाथ नहीं लगा रहे। लेकिन ये सारी एडवोकेसीज अपनी तरफ जब कोरोना आया तो कोरोना ने हमारी सोसाइटी के अंदर एक ओवरऑल अवेयरनेस पैदा की कि हमने कैसे अपने आप को साफ़ रखना है, दूसरों से कैसे महफूज रखना है और कैसे बचना है।
बार बार हाथ धोने हैं, 20 सेकंड तक हाथ धोने हैं, हाथ धोने के तरीके और सर्फेसिस को हाथ लगाना है यानी हाथ लगाना, बार बार मुंह को हाथ लगाना है यानी हाथ लगाना। तो उस एस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कम्युनिकेबल बीमारियां हैं वो सफाई के साथ जाके ज़रूर लिंक करती हैं। तो ऑल्दो मेडिकली इन दोनों बीमारियों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों एक वायरस है दूसरा बैक्टीरिया है, सो दे आर डिफरेंट थिंग्स, बट एट द सेम टाइम सफाई जो है वो दोनों चीज़ों में कॉमन है, बल्कि बहुत सारी और बीमारियों में भी कॉमन है। ठीक है उस्मान साहब, ये बताएगा अब ये 15 रोज़ की मुहिम है, क्या दूसरा मरहला भी टाइफाइड की वैक्सीन के हवाले से शुरू होगा? देखिए जी, ये जो पहले हमने टारगेट किया था पंजाब के 12 अजला, ये वो थे जहाँ के अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे मेजॉरिटी लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और उनको हमने टारगेट करके फ़ेज़ 1 में रखा था। ये तकरीबन 12 करोड़ लोग बनते हैं, 12.5 करोड़ लोग पूरे पंजाब में। अब जो हम सेकंड कैंपेन चलाएंगे उसमें जो रिमेनिंग 24 अजला हैं उनके अंदर, उनके अर्बन एरियाज़ में ये कैंपेन चलाएंगे, जिसमें तकरीबन लगभग 60-65 लाख लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो इस एज ग्रुप के अंदर फॉल करेंगे। ये हम माह रमज़ान के फ़ौरन बाद चलाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम वी आर ऑल गेयर्ड अप। इंशाल्लाह पहली कैंपेन भी जो है वो अभी तक के जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो बड़े हौसला अफजा हैं। मीडिया ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया, चूँकि पहली दफ़ा हम जा रहे थे, इसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा मीडिया ने पॉजिटिव रोल प्ले किया। हमारे जो एडवोकेसी सेमिनार्स हुए उसके थ्रू लोगों को पहले से पता लगा कि ये कैंपेन हम चलाने जा रहे हैं और अभी तक हमारे जो रिजल्ट्स हैं बहुत अच्छे हैं। और इंशाल्लाह ताला जब ये कैंपेन कंप्लीट होगी तो हम इसका रिव्यू करेंगे और अगर कहीं शॉर्ट फॉल्स रह गई, अगर किसी एरिया के अंदर कुछ लोग मिस रह गए तो हमारे पास ये वैक्सीन ज़रूर मौजूद है, हम इस वैक्सीन को उन बच्चों तक पहुंचाएंगे। हम साथ साथ ये भी प्लान कर रहे हैं कि इसके अलावा अगर कोई ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकें बियॉन्ड 15 ईयर्स, यानी कि 15 साल से ऊपर के भी अगर कोई लोग हैं, उनके लिए भी हम प्लान्स बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मीडिया से वक्त आने पर शेयर किया जाएगा और हम इस कैंपेन के स्कोप को, इसकी एज के स्कोप को इंशाल्लाह ताला इससे मज़ीद बढ़ाएंगे। जिससे मैंने पहले बताया जो हमारे रिमेनिंग अजला हैं 24 अजला, उसके अंदर हम इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद ये कैंपेन लेकर आएंगे। ठीक है, कैप्टन रिटायर्ड उस्मान प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और फिर टाइफाइड वैक्सीन के हवाले से डिटेल हमने आपसे गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक का टाइम हो गया है और ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है लाहौर शहर में कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं और डेथ रेट्स के हवाले बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले जाते जाते मैंने कहा था बात करेंगे हम कोरोना रिलेटेड केसेस के हवाले से। 24 घंटों में कोरोना केसेस कितने ज़्यादा हो चुके हैं और आपको बताऊं कि मुल्क भर में इस वक्त कोरोना के 32,149 टेस्ट किए गए थे, जिनमें से 1,037 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है 24 घंटों के दौरान। और अब 6 इलाकों में लॉकडाउन भी लग चुका है, सिर्फ लाहौर शहर में, जिसमें फैसल टाउन, इलामा इकबाल टाउन और DHA फेज़ 3 और 5 शामिल हैं। आज स्टूडियोज़ में कोरोना के हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर हेल्थ जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर आमिर बंदेशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब तो 6 इलाकों में लॉकडाउन फिर से लग गया है, यानी कि कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर शहर में इस वक्त पिछले 24 घंटों के दौरान कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेथ रेट क्या है? देखिए, केसेस तो मुसलसल इसके सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 188 नए केसेस जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं और 9 अमवात की तस्दीक की गई है लाहौर में। तो ये नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने का सिलसिला भी जारी है और इसके साथ साथ अमवात भी मुसलसल लाहौर में रिपोर्ट हो रही हैं। अगर पिछला डाटा देखा जाए तो कल जो है वो ये अमवात जो है वो 7 थी, आज 9 हैं। तो ये इसी तरह फ्लैक्चुएट कर रही हैं। इसी तरह जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो किसी हद तक पहले की निस्बत यूँ लगता है कि शायद उसमें कोई एक स्लाइड सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी तक उसको हतमी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये फ्लैक्चुएट कर रहा है ये फिगर जो है। और इस वबा के दौरान सबसे ज़्यादा ये लाहौर शहर मुतासर है क्योंकि पंजाब का जो 50% से ज़्यादा केसेस हैं वो सिर्फ इस शहर से रिपोर्ट हो रहे हैं। जहाँ तक आपने लॉकडाउन की बात की तो वो सिर्फ कागज़ों की हद तक इस पर इम्प्लीमेंट होता है। ये जितने भी इवन वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ जो है वो एक नोटिफिकेशन निकाल देता है और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट उस नोटिफिकेशन को वसूल कर लेती है और उस इलाके में और उसके बाद वो एक हैंड आउट के ज़रिए उसका ऐलान कर देती है। और फिर शायद उन्होंने ये सोचा हुआ है गवर्नमेंट ने, जो इंतज़ामी मशीनरी है, कि इस पे अमल दरामद जो है वो शहरियों ने खुद करना है क्योंकि फिर उन स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में किसी के कानो कान खबर नहीं होती कि इस इलाके में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया गया।
तो ये तो एक टोटल, जहाँ तक कि इक़दामात की बात है तो वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन शहरियों की जानिब से भी कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स इसका नहीं है, जिसकी वजह से ये नंबर ऑफ़ केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। ठीक है डॉक्टर आमिर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हार्ट पेशेंट्स, उनकी तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, और पहले तो शायद एज फैक्टर के हिसाब से कहते थे कि जिनकी एज ज़्यादा होती है शायद उनमें हार्ट जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन अब कुछ अरसे से जो केसेस आ रहे हैं उनमें यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक हो रहा है। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि कोरोना ऐसे पेशेंट्स के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखिए, कोरोना जहाँ तक बीमारी की नौयत है, अगर सेहतमंद इंसान को होता है तो उसका रिस्पॉन्स रिलेटिवली यंग लोगों के अंदर बेहतर है, जो कि शायद ये वेस्ट का डाटा है। हमने पाकिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर बिलखुसूस देखा है कि चाहे आप यंग हैं या ओल्ड हैं, हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज फैसिलिटीज़ उस लेवल की नहीं है कि हम मरीज़ को उस तरह से केयर कर सकें, और आमतौर पर मरीज़ हमारे पास वो आते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी होती हैं। ये यंग लोगों की बात है। कोई भी बीमारी, कोमॉर्बिड कंडीशन जिसको हम कहते हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे वो दमा है या दिल की तकलीफ़ है, तो इस जैसे मरीज़ जब भी कोरोना का शिकार होते हैं तो बीमारी की जो शिद्दत है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके सिस्टम कंप्रोमाइज़ होते हैं। उनमें जो है आम इंसान की निस्बत क़ुव्वत मुदाफ़ियत रिलेटिवली फ़ाइट करने की कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि वो मल्टीपल डिजीज़ से गुजर रहे होते हैं, और कोरोना का जो वायरस है ये जाके जब सेल्स को हिट करता है, आसान ज़ुबान में जिसको हम कहते हैं कि खून के खुलिये जब फटते हैं तो वायरस के जरासीम जब फैलते हैं जिस्म के अंदर तो क्लॉट्स बनते हैं उसके अंदर, और वो जो खून के लोथरे हैं वो जाके दिल के किसी हिस्से को भी ब्लॉक करते हैं। वो हार्ट अटैक का भी बायस बन रहे हैं, वो फेफड़ों की ब्लॉकेज का भी बायस बन रहे हैं, और वो दिल की मुख्तलिफ कंडीशंस जिसमें हार्ट फेलियर्स आती हैं। ऑलरेडी नोन पेशेंट्स में ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, जो नहीं हैं उसमें भी टॉप लीडिंग जो कॉज है वो दिल बन रही है। दिल के हवाले से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती हैं, इसके बाद जो है वो फेफड़े ज़्यादा मुतासर होते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि दिल के वो मरीज़ जो तशख़ीस जिनकी हो चुकी है या किसी भी कंडीशन में है, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि हमारा सिस्टम सैचुरेट हो चुका है, हमारे पास शायद गुंजाइश नहीं है, और ये जो डाटा हमारे पास आता है ये प्रोबेबली इस एक्सटेंट तक है कि हमारी सोसाइटी में जो रेजिस्टेंस है कि टेस्ट नहीं कराना, फिर टेस्ट के ऊपर भी बहस है कि कितने फ़ीसद लोगों में ये पॉजिटिव आता है। 60% लोगों के अंदर ये पॉजिटिव आता है, तो ये बीमारी की हैयत, इसकी शिद्दत कहीं ज़्यादा है इससे, तो हमें इसके बारे में बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ प्रोबेबली जो आउटकम है वो अच्छा नहीं है इस बीमारी का। ठीक है जाहिर चौधरी साहब, जैसे कि डॉक्टर आमिर साहब भी कह रहे हैं कि टेस्ट, अब तो ये हालात हो गए हैं कि लोग जो है वो कोरोना टेस्ट करवाने से भी गुरेज़ा हैं, वो टेस्ट नहीं करवाते हैं। आप देखें ना, रेशो जो है वो 32,149 मुल्क भर की है। तो लोगों में हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि किस तरह आगाही मुहिम चलाई जाए, किस तरह आगाही पहुंचाई जाए कि कोरोना जो है वो वाकई में है और बहुत ख़तरनाक है। देखिए, इतना पहली बात तो ये कि टेस्ट आपने कहा कि लोग नहीं करवाते। मुझे ये बताइए कि आम आदमी टेस्ट कैसे करवाएगा, इतना महंगा टेस्ट? हाँ, ये तो है। और सरकार ने जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं वो तो सिर्फ सरकार एक डुगडुगी बजाती है, उसके पास अरेंजमेंट्स तो हैं नहीं। आपका शहर का कोई टीचिंग हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जिसमें जो है वो आपके पास PCR टेस्ट की फैसिलिटी हो कोरोना के लिए। एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की लेबॉरेटरी है, वो भी उनका कोई अपना निज़ाम है। बात यह है कि आप आम आदमी तक पहुंच कब रहे हैं, आप टेस्ट कर कब रहे हैं, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, और आप वो इन्हांस भी नहीं कर सके, इस्टेब्लिश भी नहीं कर सके। तो जब आपने इस्टेब्लिश ही नहीं की तो अब फिर आप लोगों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं कि जी वो टेस्ट नहीं करवाते? लोग बेचारे कहाँ से टेस्ट करवाएं? एक अच्छा वाइट कॉलर जो है उसको आप कहें कि उसके घर के 4-6 फ़र्द हैं और वो प्राइवेटली जो है वो ये टेस्ट अफोर्ड कर ले, तो मुझे ये बताएं, इज़ इट पॉसिबल फॉर हिम? वो मुमकिन ही नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट या ये जो अदारों में बैठे हुए बाबू हैं, ये तो इनके जो है ना वो ख्यालात आलिया हैं जी, इनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अपने दफ्तरों में बैठ के ये इस तरह की बड़ी बातें करते हैं, लोग तावन नहीं कर रहे, लोग टेस्ट नहीं करवा रहे। भाई आपने तो फैसिलिटी नहीं दी आज तक। मार्च 2020 में ये जो है वो लाहौर में सबसे पहला पंजाब का केस रिपोर्ट हुआ, तब से लेके अब तक कितनी फैसिलिटी इन्हांस कर सकें जी आप उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर, या फिर जो है ना वो डिवीजन लेवल के ऊपर। आपने हर ज़िले में तो कोई फैसिलिटी इस्टेब्लिश ही नहीं की।
और ये कितना मुश्किल काम था कि एक DHQ हॉस्पिटल में आप जो है ना वो ये लैब बना देते। पंजाब के 36 ज़िले हैं, 36 ज़िलों में तो कम से कम आपकी फैसिलिटी होती। जब आपने फैसिलिटी नहीं दी तो फिर आपको नंबर ऑफ़ केसेस कैसे पता चलेंगे? फिर आप लोगों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं कि जी वो टेस्ट नहीं करवाना चाहते? हर बंदा टेस्ट करवाने के लिए तैयार है, कोई बंदा इनकार नहीं करेगा अगर आप जो है वो फैसिलिटी उसके लिए अवेलेबल कर दें। आपके तो बदकिस्मती के टीचिंग अस्पताल, टर्शरी केयर, टॉप लाइन इंस्टीट्यूशन हैं आपके पंजाब के, वहाँ पे ये फैसिलिटी आज तक आप 1 साल बाद भी इस्टेब्लिश नहीं कर रहे। अभी ये डॉक्टर साहब बात कर रहे थे रिसर्च की, वो रिसर्च तो बहुत दूर की बात है। आपके पास तो जो माजरत के साथ इस वक्त तक का जो डाटा है ना आपका इसका कोरोना का, आपका तो वो जाली है, आपके तो उस डाटा के ऊपर इबाहम है, आपका तो वो डाटा इनकम्प्लीट है। आप तो उसमें बैठ के टेम्परिंग करते रहते हैं रोज, और रोज टेम्परिंग होती है। तो जब आप इस तरह का आपका तर्ज अमल होगा, फिर कहाँ की रिसर्च, कहाँ की जो है ना वो, फिर आपको बीमारी की कभी भी जो है वो असल हैसियत का, उसकी जो हैत होगी, जो उसका साइज़ होगा, उस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वो आप कभी भी नहीं पकड़ सकते। क्योंकि आउटब्रेक में सबसे पहली और लाजमी चीज़ जो है वो है कि आप खुद से झूठ मत बोलें, आप अपना डाटा कभी भी जो है वो टेम्पर ना करें, आप अपने अदाद शुमार को कभी टेम्पर ना करें। जब बाबू बैठ के आपके अदाद शुमार टेम्पर करेंगे, जब आपका डाटा दुरुस्त नहीं होगा, फिर आप कभी भी जो है वो आपको समझ नहीं आएगी कि ये कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। फिर इसी तरह की हम जो है ना वो दिखावे की जो चीज़ें हैं वो करेंगे। आज हमने स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया है, कभी आप भाई स्मार्ट लॉकडाउन तो आप रोज़ ही हर 2-4 दिन बाद किसी न किसी इलाके के लिए हुक्म में जो है ना वो नादरशाही हुक्म जो है वो आप फरमाते हैं, लेकिन उसके ऊपर होता क्या है किसी को पता भी नहीं होता कि आपने कोई ऑर्डर किया। तो क्या फ़ायदा ऐसे जो है ना वो इररेलेवेंट से जिनका असर कोई नहीं है ऐसे अहकाम जारी करने का। फिर मत करें ये इस तरह की जो है ना वो शोबदाबाजी, इससे एहतियात करें। तो अब भी इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। पहले तो ये है कि डाटा में झूठ बोलना छोड़ें, डाटा ठीक रखें। अच्छा, उसके बाद है कि अपने जो है ना वो टेस्ट फैसिलिटी दें, जाहिर चौधरी साहब फैसिलिटी सामने आई है, दें। वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो टेस्ट हैं, जो प्राइवेट लेबोरेटरीज कर रही हैं वो टेस्ट और जो गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है, उनके रिजल्ट्स में भी फ़र्क आ जाता है। गवर्नमेंट का अगर पॉजिटिव आ गया है तो वो प्राइवेट लेबोरेटरी से नेगेटिव आ गया है। इसकी बड़ी सिंपल सा जवाब है जी कि 2 चीज़ें हैं कि जिसने टेस्ट किया उसने उसको किस तरह हैंडल किया। तो आप इस हवाले से किसी एक लैब को मोर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। पैरामीटर सबके अपने अपने वो उन्होंने तरीके से टेस्ट करना है। अब कहाँ से जो है ना उसने आपका स्वैब लिया, किस तरह जो है ना उसने वो टेस्ट को हैंडल किया, वो लैब तक कैसे पहुंचा, मशीन में किस तरह शिफ्ट हुआ, कि बहुत सारे मराहल होते हैं। उसमें कहाँ कहीं कोई कंटेमिनेशन हुई, कहाँ कोई मिस हैंडलिंग हुई, क्योंकि उसमें एक फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट जो है ना वो आपकी वो उसको कंटेमिनेट भी कर सकती है, उस सैंपल को ज़ाया भी कर सकती है। तो ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ओरिजिनली इस टेस्ट की जो PCR टेस्ट है, आपको पता है कि उसकी सिर्फ जो 50-60% जो है ना वो उसकी एक्यूरेसी है, 40% तो वो खुद टेस्ट के लिटरेचर में लिखा है कि ये गलत, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव है। इसीलिए तो मसला है। अब आप PCR भी नहीं दे सके, दुनिया तो चली गई है HRCT के ऊपर, वो तो टेस्ट को रिलाई नहीं करते, वो तो सिम्टम्स देख रहे हैं और उसके बाद HRCT कर रहे हैं। वो फैसिलिटी आपने कहाँ एस्टेब्लिश की है जी? वो तो अभी आप मेरा ख्याल है शायद आपके लिए वो जिसे कहते हैं कि और पता नहीं नेक्स्ट जनरेशन जो है ना वो उसके लिए आपने रखी हुई है। तो अरेंजमेंट्स नहीं है, जाली डाटा, बेबुनियाद बोगस जो है ना वो फिगर्स और अदाद शुमार अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक, और उसके साथ साथ जो है वो इररेलेवेंट किस्म की जो है ना वो आपकी ये एफर्ट्स, फिर आपकी अधूरी जो है ना वो लैब्स, ये जो इस्टेब्लिशमेंट की है आपने कि टेस्ट की फैसिलिटी आपकी बहुत ही अधूरी है, ना होने के बराबर है। ये सारा कुछ हौश पौश में आप कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये खुद से दुआ करें कि कोई अपने तौर पे जो है ना ये डाई डाउन कर जाए कोरोना। सही है। अच्छा डॉक्टर आमिर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं उनमें कितनी रेशो है जिनको हार्ट अटैक हो सकता है? लाइक उनको पहले वो हार्ट पेशेंट ना हो, लेकिन कोरोना इतना वर्स्ट हो जाए, उनकी स्टेज कोरोना कितनी वर्स्ट हो जाए कि वो हार्ट अटैक हो जाए? कोरोना जैसे मैंने पहले कहा कि ज़रूरी नहीं है कि मेजर हार्ट अटैक करे, वो आपको माइनर अटैक कर सकता है, आपकी दिल की झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके दिल के पट्ठों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको हार्ट फेलियर की तरफ लेके जा सकता है, और आपकी मुख्तलिफ शनाने जो हैं दिल से बियॉन्ड भी जो वेसल्स हैं उनकी ब्लॉकेज भी करता है, चाहे वो दिमाग की है, चाहे वो आपकी टांग है या गुर्दे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो दिल है। तो जो इंटरनेशनल डाटा है उसके मुताबिक 14% के करीब जो है
उसके बाद जो है वो लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे ज़्यादा दिल जो है वो अफेक्ट होता है। तो इसका बेहतरीन जो हल है वो तो यही है कि इससे बचा जाए, आप मास्क पहने, डिस्टेंस रखें और सेल्फ केयर करें। जैसे अल्लाह का शुक्र है, फरवरी से लेके अब तक एक दिन मैंने और हमारी टीम ने छुट्टी नहीं की। सिर्फ एक असूल कि हमने केयर भी की है, हमने डिस्टेंस भी रखा है, हमने मास्क नहीं उतारे, तो अल्लाह ने बचत रखी है। शायद कोई खुदा की करामत है कि अभी तक बचे हुए हैं। और इससे अगला जो स्टेप है वो बड़ा अहम है, जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, खुदा ना खास्ता आप अफेक्ट हो गए हैं, तो उसको छुपाएं ना। आप अपने आप को आइसोलेट करके तो घर के या फैमिली के या सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स को मत लगाएंगे। और हेल्थ केयर फैसिलिटी, और अगर दिल की इन्वॉल्वमेंट हो गई है तो कार्डियोलॉजिस्ट से आप ज़रूर रब्ता करें। तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हैं, कहीं भी आप जहाँ पे आपको कार्डियोलॉजिस्ट मिलता है तो आप उससे रब्ता करें। और अब अगला जो दौर वैक्सीन वाला शुरू हुआ है, इस पे अभी फर्स्ट स्टेज के ऊपर तो हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लग रही है। तो इसमें भी मैं सोसाइटी में जब हम मूव करते हैं तो मैंने देखा है कि लोगों में बहुत सारी क्वेरीज हैं कि हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, कोरोना है ही नहीं जी। जो कि शायद गलत है। एक मैसिव लेवल के ऊपर अगर हमने इम्यूनिटी ना क्रिएट की तो हम अगले शायद 4-5 साल इसको भुगतते रहेंगे और कोई ना कोई इसका शिकार होगा। चाहे आज पेशेंट्स पिछली फेज से कम हैं, लेकिन जो आज इसमें ट्रैप हो जाता है, जिसको आज कोरोना होता है वो वेंटिलेटर पे चला जाता है या खुदा न खास्ता कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो उसके लिए तो कोरोना आज ही आया। उसके लिए ये नहीं है कि वो फरवरी में पिछले साल नहीं इफेक्ट हुआ, आज हुआ। इससे बचत की ज़रूरत है। और वैक्सीन अगर जैसे ही अब ग्रेजुअली होपफुली लेट्स सी कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मकदार में जो 4 कंपनीज़ की वैक्सीन हैं वो आना शुरू हो जाए, तो पब्लिक से मिले या प्राइवेट मिले, कोई भी है वैक्सीनेट ज़रूर होना चाहिए। अदरवाइज़ जब तक इम्यूनिटी मैसिव लेवल पे नहीं होगी हम सारे इसका शिकार होते रहेंगे। और डॉक्टर आमिर साहब और जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से हम बात कर रहे हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। और कोरोना के हवाले से बात हो रही है और हार्ट पेशेंट्स के हवाले से बात हो रही है। डॉक्टर आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि वैक्सीन का आगाज़ हो चुका है, बेशक वो अभी हेल्थ केयर वर्कर्स में लगे हैं, उनमें भी हार्ट पेशेंट्स तो होते होंगे, तो क्या हार्ट पेशेंट्स के लिए वैक्सीन का आरामद है? कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, उनको लगवानी चाहिए? अभी तक जितनी भी वैक्सीन हैं इनका सेफ्टी प्रोफाइल उन्होंने जो देखा है वो हेल्दी पॉपुलेशन के लिए किया। तो ये बड़ा एक मुहिमा है कि आमतौर पे वैक्सीन तो लगाते ही उसको है जो ज़्यादा बीमार होता है। तो अभी डाटा इसके ऊपर खामोश है, जब तक वेस्ट का कोई डाटा आता है। जैसे जितनी भी वैक्सीन आई हैं उनमें 1-2 वैक्सीन हैं जो कहती हैं कि 60 साल से बियॉन्ड जो लोग हैं उनको लगा रहे हैं, वरना हेल्दी सब्जेक्ट्स को लेके तमाम कंपनीज ने ट्रायल किए हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर पेशेंट का, दिल के मरीज़ का, अगर वो सिम्टम्स उसको नहीं हो रहे, वो एक्टिव कोई उसको डिजीज़ नहीं चल रही, जैसे छाती में दर्द नहीं है, सांस वगैरह नहीं फूला हुआ, उस पर पाँव पे सोजिश वगैरह नहीं है और वो इजीली अपनी लाइफ को कैरी कर सकता है, तो अच्छी वैक्सीन जो है पाकिस्तान के अंदर चारों जो वैक्सीन हैं वो अच्छे प्रोफाइल वाली वैक्सीन जिन्होंने रजिस्टर की हैं, इनमें से अगर कोई वैक्सीन आप हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर लगवाएंगे तो उसमें कोई ममानियत नहीं है और लगवा लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसका शिकार हो जाएँ खुदा न खास्ता। तो वैक्सीनेशन की जब भी, अभी मेरा ख्याल है कि सिर्फ एक कंपनी की आई है, बाकी 3 कंपनीज़ की वैक्सीन जो रजिस्टर की है, जैसे ही आती हैं मे भी कोई नेशनल लेवल पे हमारे भी इधर कोई रिसर्च इस तरह की हो कि कोई डाटा सामने आए और उसके बाद फिर हम हतमी तौर पे कह सकते हैं कि इसका सेफ्टी प्रोफाइल है या नहीं है। अभी तक इस पे खामोशी है। जाहिद चौधरी साहब, हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 80,000 तकरीबन वो जो 5 लाख वैक्सीन आई हैं चाइना की तरफ से, उसमें से 80,000 जो हैं वो पंजाब भर में लगनी थी हेल्थ केयर वर्कर्स को। आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी कि लाहौर में जो वैक्सीन लगनी थी वो कितनी तादाद में अब तक लग चुकी है? देखिए अभी तो वो हंड्रेड्स में है, क्योंकि ये स्टार्ट लिया है इन्होंने और बड़ा स्लो स्टार्ट है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हर जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया टीचिंग हॉस्पिटल में, उसकी जो कैपेसिटी है वो डेली की को एवरेज ऑन एन एवरेज 50 के करीब है। अच्छा। तो अभी तो उन्होंने वो उससे भी कम है, ना होने के बराबर है, तो वो उस तरह अरेंजमेंट्स जो है ना वो हम नहीं कर सके। अब आप देखें ना कि एक दोस्त मुल्क ने आपको अतिया दे दिया वैक्सीन का, बनानी तो खैर आपने कहाँ से है, क्योंकि आपके यहाँ तो रिसर्च कोई नहीं अवेलेबल है, फिर भी आप इतने, हालांकि ये पूरी दुनिया को ये मौका मिला था और इक्वल अपॉर्चुनिटी थी पूरी दुनिया के पास कि आप जो है वो वैक्सीन खुद से तैयार करें, क्योंकि नया वायरस था, कोई किसी की एक्सपर्टीज नहीं थी, तो आप भी कर सकते थे, आपको किसी ने मना तो नहीं किया था।
लेकिन आपके यहाँ रिसर्च ही नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली। अब वैक्सीन आपको एक दोस्त मुल्क दे रहा है, उसको डिस्पेंस करने के लिए भी आपके पास अभी तक जो है ना वो सारे अरेंजमेंट्स मुकम्मल नहीं हुए हैं। और टीचिंग अस्पतालों में किसी में कल जो है वो सेंटर की ओपनिंग हो रही है, किसी में परसों हुई है, कहीं पे 2 जो है ना वो इंजेक्शन अभी तक अपना आप वो कर सके हैं डिस्पेंस, 2 वैक्सीन, कहीं पे आप जो 30 कर सके हैं, कहीं पे 50 कर सके हैं। ये आपका डाटा है जी, ये डाटा है आपका जी, ये जो ओरिजिनली आपका डाटा है वो इसी तरह चल रहा है। जो आप बहुत थोड़ी तादाद है अभी तक, यानी कोई भी हॉस्पिटल लाहौर में अभी तक जो है वो 3 डिजिट में उसका नंबर नहीं गया। ये तो अलमिया है हमारा। ये इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो हम कितने जो है ना वो, हम तो वैक्सीन लगाने और लगाने भी हमने हेल्थ केयर वर्कर्स को है, क्योंकि फर्स्ट वर्कर्स को लगानी है, जब आवाम की बारी आएगी तो फ्रंट लाइन जो है ना वो हैं आपके जो है ना वो सोल्जर्स हैं, वो फ्रंट लाइन के ऊपर खड़े हैं। सबसे पहले पेशेंट उनके साथ पास आता है, सबसे ज़्यादा वुल्नरेबल वो हैं, सबसे ज़्यादा हमने डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा हमने लॉस, हमारे कीमती डॉक्टर्स जो हैं वो इस वबा के दौरान जो है वो शहीद हुए हैं, एक इररिपेरेबल लॉस हुआ है हमारा। तो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, लेकिन हमारी जो रफ्तार है वो ये है कि हम अभी तक 3 डिजिट में लाहौर में किसी टीचिंग हॉस्पिटल में हमारा नंबर नहीं गया। ये तो हाल है हमारा। और अभी ये वैक्सीन मौजूद है और सिर्फ जैसा कि जाहिर चौधरी साहब ने कहा कि सिर्फ अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगनी है, तो ये हाल है। तो आवाम की जब बारी आएगी तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। फिर वो जिस तरह टेस्ट का हाल हुआ है, मेरे ख्याल से वैक्सीन का भी हाल वैसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा डॉक्टर आमिर साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी, कोरोना और के हवाले से तो बात हो गई, लेकिन जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए इन फूड, और वॉक करना उनके लिए कितनी ज़रूरी है? हम लोग इतने सुस्ती के मारे हुए हैं, जिनको कोई मसला नहीं होता, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो वॉक पे जाने से पहले ना सोचते हैं अच्छा आज स्किप कर देते हैं, आज स्किप कर देते हैं। तो जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक्सरसाइज करना या वॉक करना कितना ज़रूरी होता है? एक तो वो हेल्दी सब्जेक्ट है उसके लिए भी, और दिल के मरीज़ के लिए, दोनों के लिए जो एक्सरसाइज और खुराक है ये बड़ी अहम है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्वायर करते हैं, कुछ वो है जो हमारे जीन्स में आती हैं। जैसे पेरेंट्स को बीमारी है तो आगे ट्रांसफ़र होनी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ब्लड प्रेशर अगर है तो उसका कंट्रोल हमें बहुत अच्छा करना चाहिए। शुगर अगर है तो हमें शुगर के जगह जगह अब सेंटर और स्पेशलिस्ट आ चुके हैं हमारे, ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर और बाकी शहरों में भी। तो शुगर का कंट्रोल हमें बहुत अच्छा करना चाहिए। इसके अलावा अगर शुगर का मरीज़ है तो उसको मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। और वॉक का बड़ा कलीदी इसके अंदर रोल है कि रोज़ाना एटलीस्ट 45 से 50 मिनट, हफ्ते में 5 दिन एक अच्छी एक्सरसाइज जो है ना या वॉक, जहाँ तक दिल का मरीज़ बर्दाश्त कर सकता है, अगर उसको सिम्टम्स नहीं हो रहे, अलामात नहीं आ रही और वो स्टेबल है तो उसको मस करना चाहिए। क्योंकि इससे आपके जो दिल की छोटी नालियाँ हैं उनके अंदर प्रेशर वगैरह बेहतर होता है और वो कोलेट्रल्स उसको हम कहते हैं वो बनते हैं, और ये आपको एक बुरे टाइम की तैयारी के अंदर काम आते हैं। अगर खुदा ना खास्ता एक हेल्दी इंडिविजुअल को भी अटैक आता है तो आप अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हैं तो आपका नुकसान कम होगा। और जो दिल का मरीज़ है, ना सिर्फ के वो कोलेट्रल्स बनते हैं और चिकनाई के जो लेवल्स हैं, जो शुगर है वो कैलोरीज बर्न होती हैं, तो सैर जो है वो बड़ी अहम है। इससे भी जो ज़्यादा अहम है वो सिगरेट नोशी है। सिगरेट दिल का मरीज़ बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, वैसे तो किसी को भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन लोग इस बात को चलें अगर नहीं मानते तो दिल का मरीज़ बन गया उसके पास कोई गुंजाइश नहीं होती। खुराक के हवाले से चिकनाई दिल के मरीज़ को जो है वो नहीं खानी चाहिए और तली हुई अशिया नहीं खानी चाहिए। कोशिश करें कि बाज़ार के खाने जो हैं वो मत खाएं। प्री कुकड जो ऑलरेडी खाना बना हुआ है उसको रीहीट नहीं करना दिल के मरीज़ ने ख़ास तौर पे, वैसे किसी को भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप रीहीट करते हैं तो वो फैट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फट जाते हैं, वो टूट जाते हैं, उसका नुकसान होता है। और अगर आप से नहीं रहा जाता, आपने तली चीज़ें खानी है, फिर घी को आप फ्रीक्वेंट चेंज करें, आप ऑयल फ्रेश यूज़ करें और उसको चेंज करते रहें। अंडे की जर्दी जो है उसकी ममानियत है अगर आप हार्ट अटैक के मरीज़ हैं। और दूध के ऊपर जो मलाई है वो उतार के पीना चाहिए, स्किम्ड मिल्क जिसको कहते हैं, फैट से। हाँ, और भैंस की बजाय अगर गाय का दूध मिल जाए और फ्रेश दूध मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो इनके ऊपर अगर आप अमल दरामद रहें, और इससे भी ज़्यादा अहम कि आप चेक कराते रहें और दवाई मत छोड़ें। बाज़ औक़ात ऐसा भी हमने देखा है कि मरीज़ आते हैं वो कहते हैं जी मैं बच्चा तो सारी करता रहा हूँ लेकिन दवाई मैंने छोड़ दी, उसका भी नुकसान होता है।
तो इन तमाम चीज़ों पर ख्याल करना चाहिए। ठीक है, कोरोना के हवाले से बात हो रही थी और हार्ट पेशेंट्स को क्या क्या खाना चाहिए और एक्सरसाइज आपके लिए कितनी ज़रूरी है ये भी आपको बता रहे थे डॉक्टर आमिर बंदेशा कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे और जाहिद चौधरी साहब सीनियर रिपोर्टर हेल्थ हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर महकमे में बात कर लें तो ऐसा टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है। बस जो कमी है वो इस बात की है कि शायद हम उस टैलेंट को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। आज भी हमारे गेस्ट जो हैं वो ऐसे ही एक शख्स हैं, आलमी रिकॉर्ड याफ्ता मार्शल आर्टिस्ट हैं हमारे साथ राशिद नसीम साहब। राशिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, नाज़रीन को सबसे पहले मैं खुद बताना चाहूँगी कि राशिद नसीम एक्चुअली हैं क्या। भारतीय खिलाड़ी को शिकस्त देकर राशिद नसीम ने 2021 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। राशिद, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी एफर्ट, आपकी मेहनत शामिल होगी, तो क्या सोचा था आपने कि किस तरह आपने इस चीज़ को अचीव करना है? और मैंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा और 159 जो है किक्स जो है टारगेट पर हिट करके जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना एक और रिकॉर्ड दर्ज कराया। अच्छा राशिद, बताएगा कितना मुश्किल था इस टारगेट को अचीव करना और कितनी मेहनत और कितने दिन की प्रैक्टिस इस आपको लगी? देखिए जी, मैं तो 2013 से जो है मुख्तलिफ जो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस है कर रहा हूँ और इस वाले जो रिकॉर्ड की जो प्रैक्टिस मैंने की तकरीबन कोई 3 महीने करीब मैंने ये प्रैक्टिस की थी, लेकिन मैंने इससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड था भारत का वो 1370 की मैंने लगाई थी 10 किलो वजन बांधकर 1 घंटे के अंदर। तो वो मैंने भारत के चेयर रेडी थे उनको मैंने बीट किया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा टफ रिकॉर्ड था। उसके लिए मैंने तकरीबन 1 साल प्रैक्टिस की थी, तो ये उसी की प्रैक्टिस का जो है ये हिस्सा था। पहले मैंने मुश्किल रिकॉर्ड को तोड़ा और बनिस्बत उससे थोड़ा सा दिखने में आसान लग रहा था मुझे, तो इसको मैंने जो है वो अब ठीक है। राशिद, मुझे ये बताओ कि जब आप कोई रिकॉर्ड तोड़ देते हो और स्पेशली जब भारतीय खिलाड़ी का आप रिकॉर्ड तोड़ते हो तो कितनी खुशी होती है, और जब आपको पता चला और आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो कितनी खुशी हुई थी? देखिए खुशी का जब जिस जगह पर भी दुनिया के अंदर जहाँ पर भी मैं पाकिस्तान में जब झंडा ऊपर होता है तो लाजमी बात है कि खुशी जो है वो इंतहाई दुबारा हो जाती है और लफ्जों में ये जो फीलिंग होती है वो तो इंसान भी बयान कर सकता है, लेकिन लाजमी बात है कि हर जो पाकिस्तानी है ख्वाहिश होती है कि उसका जो नाम है वो पूरी दुनिया में बुलंद करे। तो लाजमी बात है कि जब मेरे एंड से ऐसा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। ठीक है राशिद, मुझे ये बताओ कि आप हमारे चैनल के तवस्सुत से, इस शो के तवस्सुत से क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं और जितने भी मार्शल आर्ट के अब जो बच्चे जो हैं वो नौजवान आगे आएंगे, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? अच्छा, इससे पहले मैं जल्दी से बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं अली सलमान जो हमारे कौम के हीरो हैं जो है वो पीटी सर करते हुए लापता हुए, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम से दरख्वास्त करूँगा कि पूरी दुआ करें कि जल्द से जल्द जो है वो हमें मिल जाए जिंदा सलामत और आमीन। पाकिस्तान के लिए जिस तरह उन्होंने पीटी सर के लिए और झंडा लगा दिया था बस वापसी को साइड में, और कौम के लिए बस जो मेरे मार्शल आर्ट करने वाले जो लोग हैं उनके लिए यही पैगाम है कि वो मार्शल आर्ट कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए जो है पाकिस्तान का नाम बुलंद करें, चाहे वो साइंसदान है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है या वो कोई भी काम करते हैं अपनी फील्ड के अंदर दिल लगा कर काम करें, जिससे पाकिस्तान का नाम बिल्कुल दिल लगा के करें और आप जो चाहते हैं वो आपको अचीव हो जाएगा। राशिद नसीम आलमी रिकॉर्ड याफ्ता मार्शल आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह ताला से आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।